जय हिंद साथियों। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बाद आज हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका कालखंड 1707 ईस्वी से लेकर अब तक, यानी आज तक का जो भी घटनाक्रम है वो सब आता है आपका आधुनिक काल में। तो जो भी घटनाक्रम हुआ है वो सब शुरुआत होती है 1707 से। तो इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं हम उनका ही अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब, ये बंगाल है पूरा पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था, वो इनका कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। ये पूछ लिया था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का जो युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध ने भारत के अंदर कंपनी शासन की नींव डाल दी थी, यानी अंग्रेजों की जो शासन था उसकी नींव यहीं से पड़ गई। इसके बाद जो रही बची कसर थी वो की थी बक्सर के युद्ध ने। चलो तो पहले बक्सर का युद्ध देख लेते हैं। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हारता है तो उसका कारण ये होता है कि इनका एक कमांडर होता है सेनापति, उसको बोलते हैं मीर जाफर। जो मीर जाफर है ये गद्दारी कर देता है। कौन होता है, गद्दार। इसकी वजह से हार जाता है। इसको अंग्रेज फिर राजा बना देते हैं, इसको हटा के फिर मीर कासिम को बना देते हैं। अब जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है तो इसमें कौन कौन सी पार्टी होती है। इसमें बंगाल का नवाब होता है मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, प्लस इसमें तीन लोग लड़ते हैं मिलके। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, प्लस तीसरी जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं या पार्टी होती है वो होती है आपकी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, आलम सेकंड, द्वितीय, एक ही बात है। इनकी लड़ाई किससे होती है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ताज्जुब की बात यह है कि इन तीनों को ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। यहां पर कमांडर कौन होता है इस समय कंपनी का, वो होता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो इससे पहले हुआ था 1761 ईस्वी में। चूंकि ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं इसलिए हमने इनको पहले डिस्कस कर लिया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध बाजीराव पेशवा, जो मराठाओं की तरफ से लड़ रहे होते हैं, बाजीराव पेशवा, ये मराठाओं के लीडर होते हैं और इनकी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ये होता है अफगानिस्तान। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा
इनकी जो है क्या बन गई, शासक बन गई। और जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784, इस एक्ट के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था की प्रणाली लागू की गई। और इसके बाद सबसे महत्व, और भी चीज एक्ट आए तो सुधार हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसको कहते हैं 1857 की क्रांति भी कहते हैं। ये जो क्रांति है इसके कई कारण थे। जो स्थानीय राजा थे उनमें कंपनी के प्रति असंतोष था, अंग्रेजों के प्रति। उसके अलावा जो सैनिक थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, जो भी सैनिक थे कंपनी के अंदर उस समय, उसका नाम, तो वहां पे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजों का अलग सिस्टम था, हिंदुस्तानियों का अलग सिस्टम था। और जो बंदूक नहीं आई थी, इनफील्ड राइफल आई थी उस समय, उसमें कारतूस लगता था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय या सुअर की चर्बी का प्रयोग करते थे। उसको सैनिकों को पता चल गया तो उसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। उनको 9 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद ये स्वतंत्रता संग्राम जो है, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उन्होंने अंत तक लड़ा। तात्या टोपे, नाना साहेब, और बिहार के अंदर वीर कुंवर सिंह, और मुगल, अंतिम मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर उनको कहते हैं, उन्होंने सब मिलकर लड़ा। उनको 1885 में एक अंग्रेज ए ओ ह्यूम उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यानी जो आंदोलन वाली कांग्रेस थी, वो वाली कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद घटनाएं तो बहुत हुई है, लेकिन हम संक्षेप में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसका लोगों ने बहुत विरोध किया। और 1911 में पुनः बंगाल को, दोनों बंगाल के हिस्सों को मिला दिया गया, यानी एकीकरण कर दिया गया। एकीकरण किसका? बंगाल का। जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उसके बाद उन्होंने एकीकरण कर दिया गया। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है, जनगण मन की, उन्होंने 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे। अमर, सोना और बांग्ला, बांग्लादेश का भी लिखा, श्रीलंका का भी लिखा और भारत का भी लिखा। उनको 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठाकुर भी कहते हैं, टैगोर भी कहते हैं इनके नाम, इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए। यह भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था जो किसी व्यक्ति को मिला था अब तक। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला, फिर ये आ जाता है कब मिला और किसके लिए मिला। तो 3 प्रकार के प्रश्न इसमें से सेटअप होते हैं। इसके बाद 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। जिसमें लाखों भारतीय सैनिकों ने भाग लिया इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे। जो हमारी आर्मी थी वो ब्रिटिश के अंदर थी, अधीन थी, तो लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। उसके बाद एक और घटना होती है जो महत्वपूर्ण है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आते हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको एक नई दिशा देते हैं। महात्मा गांधी की वापसी। उन्नीस 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ।
लेकिन एक चोराचारी घटना होती है। उसमें क्या होता है, एक थाने के अंदर 20-22 पुलिसकर्मियों को जनता के द्वारा जला के मार दिया जाता है। तो उसके विरोध में फिर उसको आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से, डांडी मार्च। इसके बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ते हैं और पार्टी में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर चुनाव जीतते हैं। इन्होंने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया को हराया, जिसके ऊपर गांधी जी का हाथ था। तो गांधी जी को लगा कि सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो इससे सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने एक अपना अलग संगठन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान क्रांतिकारी थे, ऐसे वीर योद्धा थे, भारत माता के पुत्र थे, जिन्होंने 1941 में जर्मनी जाकर के हिटलर से मिले और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक बंदी बना लिए थे उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनको प्रोत्साहित किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कि हम बाहर से लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, उसको आजाद कराएंगे। और उन्होंने जो रास बिहारी बोस ने आईएनए बनाई थी, आजाद हिंद फौज, और उनको 1943 में उसका कमांडर बना दिया गया। जब उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज लड़ रही थी तो वो यहाँ इम्फाल मणिपुर की एक चौकी भी उन्होंने जीत ली थी जापानी सेना के सहयोग से। लेकिन वो वहीं तक रहे, तब तक वो जापान के ऊपर परमाणु बम डाल दिए अमेरिका ने और जापान ने घुटने टेक दिए, तो किस्मत ने साथ नहीं दिया और इस प्रकार से वो सुभाष चंद्र बोस का भी पता नहीं चला। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। उन्नीस सौ 1946 में कैबिनेट मिशन आया